आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं TU-160 व्हाइट स्वान के बारे में। क्या भारत TU व्हाइट स्वान को खरीदने जा रहा है? और यहाँ पर कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं, जो आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी कि भारतीय वायुसेना इसको लेकर इंटरेस्टेड है या नहीं। दोस्तों, TU-160 की अगर हम बात करें तो इसे हम व्हाइट स्वान के नाम से भी जानते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारी ऑपरेशनल बॉम्बर भी है। इसकी टॉप स्पीड मैक 2 की से ज़्यादा की है और इसकी जो अनरिफ्यूल्ड रेंज है वो तकरीबन 12,300 किलोमीटर की है। इसको पावर करने के लिए 4 शक्तिशाली NK-32 इंजन्स का यूज किया जाता है। ये लंबी दूरी की न्यूक्लियर और जो कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल्स हैं उनको ले जाने की क्षमता के साथ आता है। यह विमान मुख्यतः अमेरिका के B-1B लैंसर का रूसी जवाब माना जाता है। रूस ने पहले भी भारत को लंबी दूरी के जो बॉम्बर्स हैं वो ऑफर किए हैं और इसमें सिर्फ TU-160 नहीं बल्कि TU-22 M3 भी शामिल है। और आपको तो याद ही होगा, एक समय भारत के डिफेंस गलियारे में इसको लेकर चर्चाएं काफी तेज हुई थी कि भारत इनको लीज पे लेगा या फिर भारत इनको खरीदेगा। लेकिन फाइनली एक लंबे अरसे के बाद एक वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए इन सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, इन सारी जो अटकलें हैं, इन पर एक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत TU-160M को ना तो खरीद रहा है और ना ही लीज पे लेने जा रहा है। हम किसी भी रूप में इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये चीज़ें रूस को नीचा दिखाने या ऐसे किसी उद्देश्य के साथ नहीं बोली हैं। उन्होंने कुछ लॉजिकल वजह भी बताई हैं। देखिए, अगर भारत 6 से 8 TU-160M को ले भी लेता है तब भी हमारे लिए ये कोई समझदारी वाला डिसीजन नहीं होने वाला है। इसके लिए हमें सैकड़ों पायलट और नेविगेटर्स चाहिए होंगे, अलग हथियार प्रणाली अधिकारी हमें चाहिए होगा और सबसे खास बात, इसके लिए जो विशेष ग्राउंड क्रू है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हमें नई जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वो खोलनी पड़ेंगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल भारत के पास मौजूद नहीं है जहां पर हम इन बड़े बॉम्बर्स को एकोमोडेट कर सके। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमें तकरीबन 5 से 8 साल का समय लग जाएगा। यानी ये चीज़ें फिलहाल हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से कंपैटिबल नहीं है। दूसरी चीज़, TU-160 भले ही एक ज़्यादा रेंज वाला बॉम्बर हो, सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करने पर सक्षम हो, लेकिन ये हमेशा सुपरसोनिक ट्रैवल नहीं करता। अधिकतर इसका जो अभी मिशन होता है वो उसमें ये सबसोनिक स्पीड पे ही ट्रैवल करता है। अगर हम इसे दुश्मन के एयर स्पेस में भेज भी देते हैं तो आपको पता है कि आज दुश्मन के पास भी जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है वो आ चुके हैं। ऐसे में हमें इन बॉम्बर्स को अकेले नहीं भेजना सही डिसीजन होगा, बल्कि इनके साथ हमें राफेल या सुखोई 30 MKI जैसे जो जेट है इनके स्क्वाड की जरूरत पड़ेगी। भारतीय वायुसेना ये मानती है कि हर मिशन के लिए तकरीबन 2 से 3 फाइटर स्क्वाड्रन पूरी तरीके से बंध जाएंगी और जब तक मिशन एग्जीक्यूट नहीं होता वो इसके साथ ही रहेंगी। भले ही भारत इस समय स्क्वाड्रन कमी से जूझ रहा हो और इसके दौरान बॉम्बर लेकर वो अपनी समस्याओं को और ज़्यादा जटिल नहीं करना चाहता। इसके अलावा चलिए एक बार इन सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर भी दें तो यहाँ पर हमारे ऊपर जो लॉजिस्टिक बोझ आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा। TU-160 कोई छोटा एयरक्राफ्ट नहीं, ये बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसमें जो 4 NK-32 इंजन यूज़ होते हैं और इसके अलावा इसकी खुद की जो डिज़ाइन है वो वेरिएबल ज्योमेट्री विंग के साथ आती है और इसमें एक अलग मेंटेनेंस सिस्टम यूज़ होता है। इन सब के लिए एक नया सपोर्ट इकोसिस्टम बनाना होगा भारत को, जबकि भारत पहले से ही सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे फाइटर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर चुका है और भारत इस समय जो है वो एक अतिरिक्त अपने ऊपर जो बोझ है वो नहीं चाहेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि हमारे लिए जो स्ट्रेटजिक मिसमैच है वो सबसे बड़ी वजह है। देखिए, भारत इस समय जो है कभी भी ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन फोर्स के तौर पर नहीं रहा है। भारत की जो मुख्य चिंताएं हैं वो चीन से आती हैं और पाकिस्तान से आती हैं और ये दोनों देश 3000 से 4000 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आते हैं। यानी भारत पहले से ही सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन, राफेल में स्कैप का कॉम्बिनेशन और भविष्य में AMCA प्रोग्राम भी लाएगा जिसमें हमें हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स देखने को मिलने वाली है। इनके जरिए भारत जो लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता है वो पहले ही हासिल कर चुका है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत के लिए 12,000 किलोमीटर रेंज वाला बॉम्बर जरूरी है? फिलहाल भारतीय वायुसेना इसका जवाब देती है नहीं के रूप में। दरअसल भारतीय वायुसेना चाहती है और बताती है कि TU-160M फिलहाल एक प्रेस्टीज प्लेटफॉर्म है। यह उन देशों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो दुनिया के किसी भी कोने में ताकत दिखाना चाहते हैं या ग्लोबल मिलिट्री बेस नेटवर्क रखते हैं, जैसे कि रूस या अमेरिका। लेकिन भारत की रणनीति अलग है। भारत क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी मॉडल पर काम करता है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि हम एकदम कसम खाते हैं कि हम इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं लेंगे। अगर भविष्य में स्थिति बदलती है, भविष्य में अगर भारत की वैश्विक सैन्य भूमिका बढ़ती है, इंडो पैसिफिक में स्थायी तैनाती होती है या स्ट्रेटेजिक ट्रायड में एक बड़ा बदलाव आता है, तो शायद भारतीय वायुसेना लॉन्ग रेंज बॉम्बर पर विचार कर सकती है।
लेकिन फिलहाल भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता स्क्वाड्रन संख्या को बढ़ाना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लाना, स्वदेशी इंजन तैयार करना, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रेडी करना इन पे है। यानी स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना के अधिकारी मानते हैं कि TU-160M निस्संदेह एक बहुत ही कैपेबल बॉम्बर है और ये कायाकल्प कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप भारत की रिक्वायरमेंट को देखेंगे तो हमें इस प्रकार के प्लेटफॉर्म की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एरियल प्लेटफॉर्म है अभी वो हमारा जो भी ज़रूरी काम है वो कर देते हैं और भारत के लिए फिलहाल ये महंगा भी है, इसकी टेक्नोलॉजी जटिल भी है और रणनीतिक रूप से गैर ज़रूरी भी है। इसीलिए भारतीय वायुसेना का ये जो फैसला है कि हम प्रेस्टीज बॉम्बर्स नहीं लेंगे बल्कि हम प्रैक्टिकल फायर पावर चाहिए, इसलिए भारतीय वायुसेना जो फाइटर्स हैं और दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर कभी भविष्य में हालात बदले या ज़रूरत महसूस हुई तो निस्संदेह फिर इस विकल्प पे भी विचार किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि भारत ऑलरेडी अपने घातक को स्केल अप करके एक स्टेल्थ बॉम्बर तैयार करने का प्लान कर रहा है, तो हो सकता है ये भी कारण हो कि भारत इस समय जो फॉरेन डिपेंडेंसी है वो एक बार फिर से ना चाहता हो। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट ने आज सुबह सबको हताश कर दिया और सबको हतप्रभ कर दिया जब इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट पे ये बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना का एक और तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ये बेसिकली तीसरा तेजस एयरक्राफ्ट है जो कि लैंडिंग के दौरान जब उनका अंतिम चरण होता है यानी फाइनल अप्रोच होती है तो उस दौरान ये एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। हालांकि ये एक रूटीन ट्रेनिंग शॉर्टी के बाद वापस आ रहा था जिस दौरान ये दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और संभवतः अब उसे राइट ऑफ माना जाएगा या वो उसे ऑपरेशनल सर्विस में दोबारा यूज ना करें। लेकिन गनीमत ये रही कि इस एक्सीडेंट में भी जो हमारे पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आई। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है। सोशल मीडिया पे लोग इसे जो तेजस मार्क 1 अल्फा है उससे देख रहे हैं, उसके तौर पर देख रहे हैं और ये नैरेटिव फैलाया जाने की प्रयास किया जा रहा है या फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि डिलीवरी मिलने से पहले ही जो पहला मार्क 1 अल्फा है ये क्रैश हो गया है, जबकि कहानी कुछ और है। दरअसल ये मार्क 1 अल्फा नहीं है बल्कि ये तीसरा तेजस एयरक्राफ्ट जो क्रैश हुआ है ये उन 32 सिंगल सीटर तेजस विमानों में से एक है जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को हैंडओवर किया था। हालांकि तेजस के बेड़े का आकार अभी काफी छोटा है, इसलिए हर नुकसान का असर स्क्वाड्रन की उपलब्धता और ट्रेनिंग पर पड़ता है। लेकिन क्या ये पहली घटना है? जी नहीं, ये पहली घटना नहीं है। अगर हम हाल ही के दिनों में देखें तो ये तीसरी बड़ी दुर्घटना है। इससे पहले मार्च 2024 में जैसलमेर के पास एक फायर पावर डेमो से लौटने के दौरान जो फाइनल अप्रोच में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। उसमें हमारे जो पायलट थे वो सक्सेसफुली इजेक्ट कर गए थे। दूसरा बड़ा हादसा हमें नवंबर 2025 में देखने को मिलता है जब दुबई एयर शो में एरोबेटिक प्रदर्शन के दौरान तेजस क्रैश होता है और इस बार हमारे जो पायलट हैं वो दुर्भाग्यवश इजेक्ट नहीं कर पाए और वीर गति को प्राप्त हो गए। और अब ये जो घटना हुई है ये तीसरी घटना हुई है जिसने फिर से जो सुरक्षा और तकनीकी जांच पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करवाया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।